मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास वीडियो अपलोड होने पर पहुंचे और आप उसका लाभ आसानी से उठा सकें। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे। वैदिक संस्कृति में हम पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे और जिसकी दो स्थितियों को हम लोग पढ़ चुके थे। पहली थी प्रशासनिक स्थिति और दूसरी राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग दोस्तों आर्थिक स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दोनों संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी। इनकी जीवन निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन का मतलब ये हुआ, जीवन निर्वाह और अधिशेष उत्पादन में अंतर जान लीजिए दोस्तों। जीवन निर्वाह वह है जिसका केवल उतना ही उत्पादन होता था जितना कि उनके खाने और जीने के लिए हो जाए, जबकि अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है कि जो खाने से बच जाए, जितना वो खा रहे थे सामाजिक लोग, उसके बाद उनके पास अधिशेष भी बच जाता था। जो कुछ बच जाता था उसे अधिशेष उत्पादन कहा जाता था। अब उसके आगे देखते हैं कि इनका पेशा क्या था। मुख्य पेशा ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा कृषि हुआ करता था। और व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार और वाणिज्य की, तो यहाँ व्यापार और वाणिज्य प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य प्रचलन में था। प्रचलन में इसलिए था क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिशेष उत्पादन पर आधारित थी। यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य इसलिए प्रचलन में नहीं था क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह थी, क्योंकि यहाँ पर खाने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। करारोपण की बात करें दोस्तों, करारोपण यहाँ स्वैच्छिक हुआ करता था ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अनिवार्य हुआ करता था। उसका कारण था क्योंकि यहाँ पर पैदा ही उतना नहीं होता था कि लोग करारोपण कर सके और कर दे सकें, जबकि यहाँ पर अधिशेष उत्पादन हुआ करता था, इसलिए यहाँ की व्यवस्था अनिवार्य हो गई थी करारोपण के लिए। और सिक्के की बात करें, जिससे कि लेन देन हो सके मार्केट में, तो प्रचलन में ही नहीं था क्योंकि यहाँ पर अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर नियमित सिक्कों का प्रचलन था, जिसमें निष्क और शतनाम ये दो आभूषण हुआ करते थे। ये सिक्कों का नाम नहीं है, ये आभूषण का नाम है। जब कभी कभार बड़े चीज़ों का लेन देन होता था तो मुद्रा के रूप में निष्क और शतनाम ये दो आभूषण थे, इनका प्रयोग करते थे ये लोग। दोस्तों, आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ते हुए आवास इनका कैसा था। ऋग वैदिक काल में जो आवास हुआ करते थे वो आवास मिट्टी, घास व बांस के कच्चे मकान थे। ये लोग मिट्टी, घास एवं बांस के कच्चे मकान में रहा करते थे ऋग वैदिक काल वाले, जबकि उत्तर वैदिक काल वाले ये लोग बेहतर आवास व्यवस्था तो रखते थे, परंतु पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं होता था। और गाय के महत्व की बात करें दोस्तों, गाय के महत्व की बात करें तो इनके जीवन में गायों का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था ही गायों से जुड़ी हुई थी। ऋग्वेद में गायों का उल्लेख 176 बार मिलता है।
इससे पता चलता है कि पूर्व वैदिक काल के लोगों के लिए गाय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिसको अधन्या के नाम से जाना जाता था। जबकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल की स्थिति को देखते हुए ये देखेंगे यहाँ के पर गायों का क्या महत्व था। तो गायों का महत्व यहाँ पर बढ़ गया, अत्यधिक बढ़ गया, और यहाँ के लोग गायों को आनंदा, वसुधा एवं सुखदा के नाम से जानते थे या उन्हें पुकारते थे। जबकि घोड़े के महत्व की बात करते हैं दोस्त, घोड़े के महत्व की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में 115 बार ऋग्वेद में घोड़े का नाम उल्लिखित है, जिसका प्रयोग ये लोग युद्ध के लिए करते थे और इसलिए इनके समाज को युद्धरत समाज भी कहा जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, इनके समाज में भी घोड़े का महत्व बना रहा और जिसका प्रयोग ये लोग भी युद्ध में रथ के आगे लगा करके घोड़े का प्रयोग करते थे। अब हम लोग सामाजिक स्थिति की तुलना करेंगे कि ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भी सामाजिक स्थिति क्या थी, इसकी तुलना करेंगे। देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति का जो आधार था वह क्या था। सामाजिक स्थिति का आधार वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों, जबकि उत्तर वैदिक काल में भी समाज का आधार वर्ण व्यवस्था ही हुआ करती थी। अब ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी इसका आधार क्या क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, कर्म के आधार पर वर्णों को बांटा गया था। जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को विस्तारित कर दिया गया। इसमें कर्म के आधार पर था ऋग्वैदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गया। अब यहीं से व्यवस्था गड़बड़ हुई है जो आज तक चलती आ रही है। वर्णों का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो नियमित रूप से 3 नियमित वर्णों का उल्लेख प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में, जिसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हुआ करते थे। शूद्र का केवल एक बार मित्रों प्रयोग हुआ है, केवल एक बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वां सूक्त, जिसे पूरन सूक्त के नाम से जाना जाता है, उसमें शूद्र शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर 4 नियमित वर्णों का उल्लेख हो गया है। उत्तर वैदिक काल में 4 नियमित वर्ण बन चुके थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हुआ करते थे। अब हम लोग सामाजिक अर्थव्यवस्था के कुछ और बातें रह गई हैं, अब इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं कि जाति व्यवस्था, सामाजिक स्थिति में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्थाएं क्या थी। जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे दोस्तों, जो वर्ण हुआ करते थे, ये टूटकर उपवर्गों में विभाजित हो गए और कालांतर में अर्थात आजकल यही जाति कहलाने लग गए। और गोत्र व्यवस्था की बात करते हैं कि गोत्र कैसे बना, तो देखेंगे कि एक कुल के सभी सदस्य अपने पशुओं को जिस वाड़े में बांधते थे उसे गोत्र कहते थे। ये ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था हो गई कि जो लोग अपने पशु को, एक कुल के लोग जो अपने पशु को एक ही जगह पर बांधते थे मित्रों, उसे गोत्र कहा जाने लग गया।
और इसी व्यवस्था को जब उत्तर वैदिक काल में देखा जाए, गोत्र की अवधारणा का पहली बार विकास यहाँ से प्रारंभ होना चालू हो गया। तो प्रत्येक गोत्र को किसी न किसी ऋषि के नाम से जोड़ दिया गया और मौलिक रूप से 7 गोत्र थे, जिसमें से पहला गोत्र था कश्यप ऋषि गोत्र, कश्यप गोत्र, दूसरा वशिष्ठ गोत्र, तीसरा भृगु गोत्र, चौथा गौतम गोत्र और अत्रि गोत्र 5वां था दोस्तों, और 6वां भारद्वाज गोत्र और 7वां विश्वामित्र गोत्र। ये 7 मौलिक रूप से थे, लेकिन 8वां कहा जाता है कि अगस्त ऋषि के नाम पर 8वां गोत्र का नाम पड़ा, जिसे अगस्त गोत्र के नाम से जाना गया। अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था की बात करते हुए कुछ गहराई से इसे जानेंगे दोस्तों। आश्रम व्यवस्था, इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है आश्रम व्यवस्था की, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य पुरुषार्थों को प्राप्त करना और ऋणों से मुक्त होना है। कहते हैं कि 3 प्रकार के ऋण हुआ करते हैं, जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है। देव ऋण का मतलब होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो आप धन कमा रहे हैं, उसे दान करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवता आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपका जीवन अच्छा चलेगा। जबकि पितृ ऋण का मतलब होता है कि पिता का ऋण कैसे चुकाया जाएगा, इसे हम लोग जानेंगे। कि कहते हैं कि शादी विवाह के बाद अपने ही जैसा पुत्र, जैसे आपके पिता ने आपको पैदा करके अपने पिता को अपने ऋण से मुक्त कर दिया था, वैसे ही आप जो है एक पुत्र की प्राप्ति दे करके अपने पिता को पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण में ऋषियों का ऋण होता है, अर्थात जो भगवान शिव को आराध्य जो हैं, आदि आराध्य, उनके लिए यह ऋषि बन करके चुकाया जाता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए, इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए आपको इस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, जैसे कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जीवन, और दूसरा गृहस्थ जीवन आपको 25 से 50 वर्षों तक जीना पड़ेगा, और उसके बाद वानप्रस्थ का जीवन 50 से 75 वर्ष तक जीना पड़ेगा। उसके बाद आप संन्यास लेंगे, जो 75 से 100 वर्ष तक दिखाता है। अब आगे चल के हम लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं। पुरुषार्थों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ दिए हैं। पुरुषार्थ में ये हैं कि जो आप धर्म कर रहे हैं वो किस अर्थ में कर रहे हैं, और काम, और उसके बाद आपको मृत्यु की प्राप्ति। तो ये हो गया हमारा आश्रम व्यवस्था, जो कि ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में विस्तृत रूप से स्पष्ट आपसे करा दिए हैं। सामाजिक स्थिति में आगे बढ़ते हुए हम लोग इनके वैवाहिक व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं। विवाह की जो व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, विवाह व्यवस्था का आरंभ हो तो चुका था, लेकिन इस व्यापक रूप से नहीं हुआ था कि इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख बहुत ही व्यापक ढंग से हुआ है। इसमें विवाह व्यवस्था का पूर्ण रूप से स्थापन हो चुका था, जिसमें 8 प्रकार के विवाह व्यवस्थाओं का
उल्लेख मिलता है दोस्तों। पहला है कि ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्य विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवां गंधर्व विवाह और छठवां असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। इसमें जो ब्रह्म विवाह है यह सबसे उत्तम कोटि का विवाह माना जाता है दोस्तों, जबकि पैशाच विवाह एकदम निम्न कोटि की वैवाहिक व्यवस्था थी। और रही बात गंधर्व विवाह की, जिसे स्वयंवर विवाह के नाम से भी जाना जाता था। जिस प्रकार से देखा जाए तो सीता और राम की शादी गंधर्व विवाह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में संस्कारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जहाँ तक देखते हैं कि संस्कार ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता ही नहीं है। इस समय कोई संस्कार जन्म नहीं लिया था, लेकिन इसका उल्लेख देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में भी प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके पश्चात कालांतर में शूद्र साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, जिसकी संख्या गृहसूत्र एक पुस्तक है जिसकी संख्या 16 बताई गई है। जिसमें पहला संस्कार है दोस्तों गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। दूसरा पुंसवन संस्कार में गर्भाधान के 3 महीने के बाद जो पुत्र या पुत्री होते हैं उसके लिए एक संस्कार किया जाता है, वो पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, जिसमें पति पत्नी के केशों को सहलाता है और जिसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। चौथा है जात कर्म संस्कार, जिसमें जो बच्चे का पिता होता है वह उसके पैदा होने के बाद शहद और घी खिलाता है और उसके बाद उसका नामकरण होता है, जिसे नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। और छठवां है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार। जब लड़का पैदा होने के बाद कुछ समय तक उसकी माँ और वो एक ही घर में रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद जब वह कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो बाहर निकालने का, उस घर से बाहर निकालने का, चंद्र और सूर्य का दर्शन कराने के लिए, तो ऐसे संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। फिर उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें कि बच्चे को खाना खिलाया जाता है। फिर होता है चूड़ाकरण संस्कार अर्थात मुंडन, जो लोग मुंडन कराते हैं बच्चों का, उसे चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। फिर कर्णभेद, कान को भेदना मतलब छेद करके बाली पहनाना। और फिर दोस्तों विद्यारंभ, उसके बाद विद्या मतलब उनकी शिक्षा को शुरू करना 10वां संस्कार है। फिर 11वां है उपनयन संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। 12वां है वेदारंभ संस्कार, जिसमें वेदों का आरंभ होता है, उनको वेदों की शिक्षा दी जाती है। केशांत संस्कार होता है, जब वेद का ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो ऐसे संस्कार को केशांत संस्कार कहते हैं। और फिर समापवर्तन संस्कार, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है उस बच्चे की, तो इस संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहते हैं। और फिर उसके बाद शिक्षा समाप्त होने के बाद वैवाहिक संस्कार होता है उसका, और सब कुछ होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो शूद्र ग्रंथ जो है, जिसका नाम है गृहसूत्र, इसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार थे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा
और आपसे निवेदन है कि चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए और बेल आइकन को बिना प्रेस किए हुए आप नहीं जाएंगे, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।